Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, हमने आज अभी तक जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है वो जो हमारा मेन टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से चला है और हमने सेल ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से कंप्लीट पढ़ा और इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सेल्स में किस किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, आज हम सेल की मेन टू टाइप्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स, ठीक है, एंड मच सिंपलर सेल्स देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और आप देख सकते हैं टिपिकल डायग्राम एक प्रोकैरियोटिक सेल की आपके सामने है और इसमें न्यूक्लियस की जगह पे हमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनेल्स भी हमें सिंपल विजिबिलिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस के हवाले से बात होगी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज़ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट और प्रॉपर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के पास मौजूद होता है जिसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास इस तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स भी जस्ट डीएनए से बने होते हैं। हालांकि आमतौर पे क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टूडेंट्स सिर्फ डीएनए से बने होते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि साइटोप्लाज्म में और इस रीजन को जहाँ पे ये होते हैं इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट ये था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अदर ऑर्गेनेल्स की बात करें। सो यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं तकरीबन सब में मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह वगैरह, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और इवन के उन्होंने एग्जांपल दिया राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के मच लार्जर इन साइज देन द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद स्टूडेंट साइज की बात करें तो ओवरऑल साइज यूकैरियोटिक सेल्स का 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। और फोर्थ पॉइंट है सेल वॉल का। सेल वॉल आप जानते हैं प्लांट्स में और फंजाई में होती है, ठीक है, एनिमल्स में नहीं होती। सो यूकैरियोटिक सेल्स के हवाले से प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है एंड इट्स अ पॉलीमर। पॉलीमर मींस लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये, और शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इनका एक जो है मिक्सअप होके ये कंबाइन होके ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नामी पॉलीमर बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जैसे डिज़ाइन किया है उसको उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया है। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, हम देखें, अपनी ज़ात में देखें और चीज़ों में जो नेचुरल हैं इन सब में देखें। सो हम आज बात करेंगे सेलुलर लेवल पे कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे उसके फंक्शन को सपोर्ट करता है और कैसे उसके फंक्शन को जो है वो जाहिर कर रहा होता है, परफॉर्म करने में मदद दे रहा होता है। तो इसमें देखें ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स जो मौजूद हैं हमारी बॉडी में वो डिफरेंट वो फंक्शंस जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके हम आगे भी इसको देखते हैं। एक इसमें हम बात ये कि ऑल आर कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी में एक सेल जो है वो किसी जगह पड़ा हुआ है और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और बाकी सेल्स का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसी बात नहीं होती, सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं और वो होना ज़रूरी भी होता है। ठीक है, और इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला हम आगे भी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोऑर्डिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स साइज़ और शेप के हवाले से अगर बात करें सो जो शेप होती है रेड ब्लड सेल्स की वो राउंड होती है, फिगर में देख सकते हैं आप। ठीक है, इसकी रीज़न क्या होती है? रेड ब्लड सेल में 95% जो एरिया होता है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने कवर किया होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबुलर गोलाई में होता है। ठीक है, गोल स्ट्रक्चर होता है और हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है और फिर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद नर्व सेल्स की बात करें तो ये हमारी
तकरीबन हर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सबके साथ ही ये अटैच होते हैं, स्किन के साथ तो ख़ास तौर पे ये अटैच होते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं ये नर्व इम्पल्स यानी कि मैसेज की फॉर्म में हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर ब्रेन के थ्रू दोबारा उस पार्ट ऑफ बॉडी से कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे कोई प्रॉपर फंक्शन जो है वो अंजाम देना होता है। इसके बाद जाइलम सेल्स की एग्जांपल है। तो जाइलम सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स हैं जिन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और थिक वॉल्स होती हैं इन सेल्स की। इस तरह से हम नर्व इम्पल्स की बात कर रहे थे। तो नर्व सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक सेल ने दूसरे सेल तक मैसेज कन्वे करना होता है और सेल ने उससे अगले सेल तक, और इस तरह से ये इलोंगेशन का सिलसिला ब्रेन तक चलता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की बात अगर करें तो बाज़ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जैसे रूट हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने वाटर और साल्ट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनाइज ज़्यादा विजिबल होती हैं, जैसे जिन सेल्स ने सेक्रीशंस प्रोड्यूस करनी होती हैं, किसी चीज़ को हमारे बॉडी में सिक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है मौके पे, तो उन सेल्स के अंदर ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल है और जो फोटोसिंथेसिस का ज़रिया बनता है। इसके बाद एक और टॉपिक हम आज अभी शुरू करने लगे हैं, छोटा सा टॉपिक है सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल आप यूं लें जैसे हमारा क्लासरूम है, ठीक है, या इवन के हमारे घर हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ लोगों को आने की इजाज़त होती है और कुछ को आने की इजाज़त नहीं होती, फिर कुछ लोगों को बाहर जाने की इजाज़त होती है लेकिन वो भी ख़ास मौक़ों पे होती है, ठीक है। तो सेल भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, कुछ मटेरियल सेल के अंदर आते हैं और वो कुछ परफॉर्म भी करते हैं और कुछ मटेरियल सेल से बाहर भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा काम सिस्टमेटिकली चल रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे आप अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा लगाइए कि लाखों सेल्स हैं और वो हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं और वो सारे के सारे एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहे हैं, यानी हर सेल के अंदर सिस्टम चल रहा है और वो सिस्टम जो है वो सेल को ज़िंदा रखे हुए है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत से हर वक्त जो हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑल सेल्स वर्क एज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, और इस सिस्टम में क्या होता है जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था कि इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ मटेरियल्स को पास आउट करती है और कुछ को पास आउट नहीं होने देती। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट्स वो हैं जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्ट में वो हमारे फ़ायदे के लिए कोई सब्सटेंस तैयार हुआ है, और बाय प्रोडक्ट्स वो हैं जिनकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो सेल क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को खुद यूटिलाइज कर लेंगे या ट्रांसपोर्ट कर देंगे अदर सेल्स की तरफ जिनको इसकी ज़रूरत है, और बाय प्रोडक्ट्स होंगी वो या तो स्टोर होंगी या एक्सक्रीटेड आउट द सेल, यानी इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेसन में अपने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो डिफरेंस पढ़ा है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और कुछ पॉइंट्स की बुनियाद पे हमने उन दोनों सेल्स में कंपैरिजन किया। उसके बाद हमने सेल का रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ एग्जांपल्स सीखे हैं, ठीक है, और लास्ट में हमने सेल एज एन ओपन सिस्टम इस कंसेप्ट को क्लियर किया। तो आप लोगों ने जो होमवर्क करना है, एक तो कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो कि एक टेबुलर फॉर्म में पेज नंबर 66 पे मौजूद है, उसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। यही 4 पॉइंट्स जो आपके सामने मैंने आपको स्लाइड्स पे दिखाए हैं यही इसका आंसर है, ठीक है, इनको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से। और 67 पेज जैसे नेक्स्ट पेज होगा उसमें आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है सिर्फ, और रीडिंग करने का पर्पज़ ये है कि इसमें जो भी बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ऐसे ही देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इस किस्म की बातों को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ये आप लोगों से
एज एन MCQs जो है वो सवाल की जाती हैं, क्वेश्चन की आता है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम सेल के हवाले से मज़ीद जो है वो एलेबोरेशन करेंगे और सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मटेरियल्स आ जा रहे हैं, इस चीज़ को हम इंशाल्लाह स्टडी करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।